अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। और इससे लास्ट लेक्चर में हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था। हमने हाइब्रिडाइजेशन के तीनों मोड्स को डिस्कस कर लिया है। हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को भी डिस्कस किया था कि वो अल्केन्स में पाई जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अल्कीन्स में पाई जाती है और sp हाइब्रिडाइजेशन अल्काइंस में पाई जाती है। ओके, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए, हमने 10th क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में कैसे पाए जाते हैं, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर अबंडेंट। तो हमने उसमें ये आंसर दिया था कि एक उनकी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। जब हम लोगों ने इस चैप्टर का स्टार्ट लिया था तो स्टार्ट में हम लोगों ने पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में डिस्कस किया था कैटिनेशन को। और फिर हम लोगों ने आइसोमेरिज्म की भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको डिस्कस किया था। तो हमने तब ये कहा था कि आइसोमेरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म होती क्या है ये आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है 10th क्लास में। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है, डेफिनेशन हम इसकी पहले डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन है जिसमें कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होते हैं जबकि उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि आइसोमर्स क्या होते हैं, तो आपने कहना है कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं जबकि उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आर सेड टू बी आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज सेम होते हैं जबकि उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं, हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो हैं वो सेम होते हैं या फॉर्मूलाए भी आप कह सकते हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, जबकि उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। आर सेड, उन्हें कहा जाता है आर सेड टू बी आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमिनन, और ये जो फिनोमिनन है इस फिनोमिनन को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। समझ आ रही है ना, क्या होती है आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं जबकि उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये 10th क्लास में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में जितने एटम्स हैं, एटमों की मजमूई तादाद को हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे ब्यूटेन का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं C4H10 कि इसमें 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें हमने ब्यूटेन के मॉलिक्यूल में एटमों की तमाम एटम्स को या फिर एटमों की मजमूई तादाद को हमने बता दिया है। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? ये एटम्स 10 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं और 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद किस तरह से हैं, इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम कहते हैं कि ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ
मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटमों की तरतीब होगी एटम्स की, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसा कि ये हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए हम ऐसे तमाम बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे कि 4 कार्बन एटम्स हैं और जो साइड वाले एटम्स हैं, टर्मिनल कार्बन्स हैं, उनके साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और जो सेंट्रल कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हमने कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है। अब इस कार्बन को अगर हम देखें जो टर्मिनल है दोनों, तो वो एक कार्बन के साथ उनका एक बॉन्ड, ठीक है, बाकी जो 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड्स हैं वो तीनों हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और अगर हम दोनों सेंट्रल की बात करें तो जो सेंट्रल ये वाला है ये 2 साइड पे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसकी जो 2 वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसी तरह ये वाला कार्बन जो है ये दोनों कार्बन के साथ 2 वैलेंसीज इसकी सेटिस्फाइड हैं और बाकी जो बकिया 2 हैं वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो ये जो हम एटमों की तरतीब बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं जबकि उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी एटमों की तादाद एक जैसी रहती है लेकिन एटमों की जो तरतीब है वो तब्दील हो जाती है। ठीक है, जैसा कि अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो हम अभी ब्यूटेन की डिफरेंट अरेंजमेंट्स करके एटम्स की तो हम इसके आइसोमर्स बनाएंगे। जैसा कि हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ये है आपके पास ब्यूटेन। अगर हम ऐसा करें कि हम इस वाले कार्बन को इन दोनों के साथ जोड़ने की बजाय सिर्फ इस कार्बन के साथ जोड़ दें, जैसा कि इस तरह CH2 बॉन्ड CH3 CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हमने एटम्स भी चेंज कर दिए। अब देखें यहाँ पे इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए थे, अब इसके साथ एक है। ये कार्बन जो है ये 1 2 3 4, तो हम ये कहते थे कि ये तीसरा कार्बन जो है, ठीक है, ये तीसरा कार्बन पहले दूसरे और चौथे के दरमियान में था, अब ये सिर्फ दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिसमें एटम्स जो है वो सीधी तरतीब में जुड़े हुए हों उसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। क्या कहेंगे उसे हम? नॉर्मल ब्यूटेन। और जिसमें एक ब्रांच आ जाएगी मॉलिक्यूल की चेन के साथ, एक ब्रांच आ जाएगी, उसे हम कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे उसे हम? आइसोब्यूटेन। तो ये इसका आइसोमर है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी C4H10 है और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों के सेम हो गए, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? जब हम उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज डिफरेंट होने से उनके आइसोमर्स बन जाते हैं। ओके, तो इसी तरह अगर आप पेंटेन की बात करें, पेंटेन है C5H12, तो अगर हम पेंटेन की बात करें तो इसी के साथ अगर हम जोड़ लें पेंटेन का भी, तो देखें जरा, यहाँ पे 4 हैं, हम 5 कर लेते हैं, CH2 CH3, 5 कार्बन वाले को हम पेंटेन कहते हैं। और पेंटेन हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स होंगे। जिस कंपाउंड के नाम के एंड पे ANE आता है इसका मतलब है कि वो अल्केन है, और अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, इनमें तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसको अगर हम लोग ब्रांचिंग करें तो यहाँ पे ये तीसरे कार्बन को हम चौथे और दूसरे से हटा के सिर्फ दूसरे के साथ लगा देते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे चौथा आ गया और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब जिसमें तमाम सीधी तरतीब में जुड़े हुए थे वो क्या था? वो था नॉर्मल पेंटेन। और जिसमें एक चेन के साथ एक ब्रांच आ गई है तो इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन। इसे हम क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। और अगर हम ऐसा करें कि अब इसको कंसीडर करना है, ये तो हमारा तीसरा कार्बन आ गया था, अब दूसरा, चौथा और पांचवा है। अब जो तीसरा तो इसमें से निकल गया, तो जो चौथा है वो पांचवें और दूसरे के दरमियान, पांचवें और दूसरे के दरमियान में आ गया। तो अब इसको पांचवें और दूसरे से निकाल के हम अगर पांचवें के साथ ही जोड़ दें, लाइक CH3 CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3, तो अब ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रांचेस आ जाएंगी इसमें। ठीक है,
तो इसे हम कहेंगे, या फिर अगर हम ऐसा करें कि इस तरह से तो सेम स्ट्रक्चर बनेगी, हम इसी के साथ एक और ब्रांच अटैच कर दें और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 हो गए, तो CH3। अब अगर हम देखें तो अब चेन के साथ कितनी ब्रांचेस हैं, 1 और 2 ब्रांचेस हैं, तो इसे हम कहेंगे नियोपेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले 4 थे तो 2 बन गए हैं, 3 जब उसमें 5 कार्बन आए तो उसके आइसोमर 3 बन गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आइसोमर्स के, कि जितनी कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी आइसोमर्स की तादाद भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा हो कि कार्बन एटम्स की तादाद 30 हो जाए, ठीक है, अगर 30 हो जाएगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, 62। तो इसके जो आइसोमर्स होते हैं वो बन जाते हैं 4 बिलियन आइसोमर्स। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद में इजाफा होता है वैसे ही आइसोमर्स की तादाद में भी इजाफा होता है। और अगर ऐसा हो कि कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंच जाए तो उसके आइसोमर्स की तादाद बढ़ते बढ़ते 4 बिलियन तक चली जाएगी। ठीक है, और अब हम इसका मतलब ये है कि जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है या सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो है ब्यूटेन। ठीक है, अगर हम पेंटेन की उसकी बात करें, प्रोपेन की, तो प्रोपेन में होते हैं 3 कार्बन। तो क्या हम इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट करके आपको इसका बना सकते हैं आइसोमर? अगर बना सकते हैं तो वो आप बना के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने इसका आइसोमर बनाया है। इसका आइसोमर कोई भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। 3 को आप कैसे जोड़ेंगे कि आप उसके आइसोमर्स बना सके? तो जब भी कार्बन एटम्स की तादाद, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो ग्रेटर देन 3 होंगे, तब ही आइसोमेरिज्म का फिनोमिना रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आगे ये समझ। तो आइसोमेरिज्म का ये टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ओके, ज्योमेट्रिक को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या किया है। हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की है और उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और हमने कंडीशन को डिस्कस किया है कि कंडीशन क्या है कि जब भी कार्बन एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा होगी तभी आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन फिनोमिनन रिप्रेजेंट होगा। और जब कार्बन एटम्स की तादाद जितनी बढ़ती जाएगी उतनी ही आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और जब ऐसा हो कि कार्बन एटम्स की तादाद 30 हो जाए तो आइसोमर्स 4 बिलियन हो जाएंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है और आइसोमेरिज्म और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से रेडी कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।